दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 57 वर्षीय पुरुष की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 19 दिसंबर 1963 को। जन्म का समय है रात के 10:23 और जन्म का स्थान है छत्तीसगढ़। प्रश्नों की बात की जाए तो मुख्य रूप से इन्होंने फाइनेंस को लेकर के सवाल किया है कि फाइनेंशियल परेशानी आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस में। बड़े बेटे के विवाह में विलंब हो रहा है तो उसके बारे में जानना चाहते हैं। छोटे बेटे के नौकरी और जॉब के बारे में जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं कुंडली का ओवरऑल एनालिसिस करूं। चलिए सीधे इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं, जो कि हमारे समक्ष इनकी लग्न कुंडली 5 नंबर से प्रारंभ होती है। 5 नंबर यानी कि सिंह लग्न की कुंडली बन जाती है। चंद्रमा देव मकर राशि में जाकर के विराजमान है तो इस जातक की जो कुंडली है वो बन जाती है सिंह लग्न एवं मकर राशि की। सिंह लग्न यानी कि सूर्य के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोगों के स्वभाव की बात की जाए तो थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, दूसरों को ये बताने में माहिर होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी, जिद्दीपन, ये सब देखा जाता है। सरकारी नौकरी वगैरह में अथॉरिटेटिव पद पर ऐसे लोग देखे जाते हैं। और दूसरा ये भी कि ऐसे लोग स्वतः काम करने में आगे रहते हैं, यानी खुद का काम करने में भी ऐसे लोग आगे रहते हैं। आमतौर पर कॉन्फिडेंट रहते हैं, जहां पर भी जाते हैं वहां पर आगे बढ़ चढ़ करके चीजों में हिस्सा लेते हैं। लग्न का मान यहाँ पर 11 डिग्री है। लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल माना जाएगा। लग्नेश सूर्य जाकर के पंचम भाव, शिक्षा संतान भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं गुरु की राशि में। तो सूर्य की स्थिति अभी तो बढ़िया नजर आ रही है। त्रिकोण में जाकर के सूर्य का बैठना ये बढ़िया माना जाएगा। एक एक करके हम ग्रहों को यदि समझ लें तो कुंडली के पंचम भाव में 4 ग्रह विराजमान हैं, सूर्य, मंगल, केतु एवं बुध। तो कई सारे योग और कुछ दोष भी यहां पर बनते नजर आ रहे हैं। सूर्य और मंगल की युति पराक्रम योग का निर्माण करती है। सूर्य बुध की युति जो है वो बुधादित्य योग बनाती है। और वहीं दोष की बात की जाए तो देखिए, सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि है और केतु के साथ सूर्य बैठे हुए हैं तो ये ग्रहण दोष बन गया। मंगल केतु साथ बैठे हुए हैं तो ये अंगारक दोष बन गया। बुध के ऊपर राहु की दृष्टि है, केतु साथ बैठे हुए हैं तो ये जड़त्व दोष बन गया। तो ये कुछ दोष यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और सूर्य और केतु का ग्रहण दोष पंचम भाव में बन रहा है तो ये बहुत हद तक पितृ दोष का भी निर्माण करता हुआ नजर आ रहा है। एक एक करके ग्रहों की बात कर लेते हैं। सूर्य यहाँ पर 3 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। बाल अवस्था के सूर्य हैं। वैसे तो सूर्य का यहाँ पर बैठना बढ़िया माना जाएगा क्योंकि ये मित्र के घर में बैठे हैं। अग्नि तत्व वाला ग्रह है सूर्य और अग्नि तत्व राशि में ही बैठा हुआ है। तात्कालिक मैत्री भी है गुरु के साथ तो अति मित्रता होकर के यहाँ पर ये सूर्य बैठे हुए हैं। तो ये शिक्षा संतान के लिए स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। लेकिन इस सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, जिस वजह से ग्रहण लग गया। तो किसको ग्रहण लगा? तो पंचम भाव के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो मान सम्मान की क्षति होना, इसके अलावा संतान को लेकर के परेशानी, संतान को लेकर के फिक्रमंद रहना, शिक्षा में थोड़ी परेशानी आना, इन सब चीजों को यहाँ पर ये सूर्य दर्शा रहे हैं। सूर्य की दृष्टि आय भाव के ऊपर पड़ेगी तो ये धन लाभ के लिए बढ़िया है। मेहनत के माध्यम से जीवन में धन का लाभ आप कर सकते हैं। मंगल को देख लेते हैं। 17 डिग्री के साथ यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। बहुत हद तक ये मंगल अस्त के हैं। 17 डिग्री तक यदि सूर्य के आगे या पीछे ये रहते हैं तो ये अस्त के माने जाते हैं। तो यहाँ पर इनके बीच में देखा जाए तो 14 डिग्री के आसपास का फर्क है। तो यहाँ पर मंगल बहुत हद तक अस्त के माने जाएंगे। भाग्येश है इस कुंडली में मंगल।
भाग्येश है, भाग्य भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं और जाकर के त्रिकोण में बैठे हुए, तो अच्छी स्थिति है मंगल की। मंगल सूर्य के साथ बैठे हुए दो त्रिकोण के स्वामी ग्रह का जो है यहाँ पर युति हो रहा है कुंडली के पंचम भाव में, तो ये स्थिति बढ़िया है। लेकिन फिर से वही बात कि सूर्य को भी पीड़ित किया राहु केतु ने, अब मंगल को भी पीड़ित करेंगे राहु केतु और अंगारक दोष का निर्माण कर देंगे। तो इस वजह से यहाँ पर जो है सुखों में थोड़ी परेशानी आएगी। क्यों? क्योंकि मंगल सुख भाव की स्वामी ग्रह है, तो जो घर में सुख का माहौल होता है ना, वहां पर परेशानी देखने को मिलेगी, टेंशन का माहौल देखने को मिलेगा, संतान से जुड़ी हुई टेंशन रहेगी, घर से जुड़ी हुई टेंशन रह सकती है, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई टेंशन देखने को जीवन में मिल सकती है। भाग्येश है मंगल, ग्रहण में आ गए तो भाग्य की भी प्रबलता कम होगी। अस्त के है मंगल तो भी भाग्य की प्रबलता थोड़ी कम हो जाएगी। यहां पर बुध को देख लेते हैं, 23 डिग्री के साथ यहां पर बुध विराजमान है। धन भाव के स्वामी ग्रह और आय भाव के स्वामी ग्रह बुध बनते हैं, यानी कि सिंह लग्न वालों के लिए जो धन का डिपार्टमेंट है हर प्रकार से वो बुध के कंट्रोल में है, बुध के वो अंतर्गत आता है। और ये बुध पंचम भाव में बैठे हुए, देखिए ज्ञान के ही माध्यम से, शिक्षा के ही माध्यम से आप चाहें तो धन अर्जित कर सकते हैं और इसमें आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। ज्ञान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से, वाणी के माध्यम से यदि आप धन अर्जित करना चाहते हैं तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है और मिलने के पूरे चांसेस हैं। त्रिकोण में आकर के ये बुध बैठे हुए हैं, बहुत हद तक धन योग का भी निर्माण ये बुध कर दे रहे हैं। लेकिन फिर से वही बात कि केतु साथ में बैठ गए तो जड़त्व दोष का भी निर्माण हो रहा है यहां पर। तो इस वजह से बुध की शुभता में कमी आई। बेसिकली मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि सूर्य, मंगल और बुध ये बैठे हुए अच्छे हैं, लेकिन राहु केतु के प्रभाव की वजह से इन सब के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस वजह से ये जो ग्रह है वो फुल तरीके से आपको अपना सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। केतु की बात कर लेते हैं, 17 डिग्री के साथ केतु यहां पर बैठे हुए हैं। अपनी उच्च की राशि में ये केतु बैठा हुआ है, खुद खराब नहीं है ये केतु। भले ही ये मंगल को प्रभावित करे, सूर्य को प्रभावित करे, बुध को प्रभावित करे, लेकिन ये केतु यहां पर खराब नहीं बैठा है। उच्च की राशि में यहां पर बैठे हुए हैं, तो ये ज्ञान के लिए बढ़िया है। अध्यात्म वगैरह में रुचि आपको दिलवा सकता है, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट दिलवा सकता है आपको। जो गुप्त तरीके की विद्याएं होती है, जिसमें से एस्ट्रोलॉजी भी एक आता है, तंत्र मंत्र शास्त्र भी एक आते हैं, उसमें ये जो केतु है आपको इंटरेस्ट दिलवा सकते हैं। आपके सिक्स्थ सेंस को ये जो केतु हो वो बेहतर करने वाले होंगे। गुरु को देख ले, क्योंकि केतु गुरु के भाव में बैठे हुए, तो गुरु की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गुरु जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, स्वग्रही जरूर है लेकिन वो त्रिक भाव में आकर के बैठ गया। इस वजह से ये जो केतु है संपूर्ण रूप से आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि अपने आप में ये केतु खराब नहीं है, अपने आप में ये केतु खराब नहीं है। हाँ, इसने और राहु की दृष्टि ने बाकी 3 ग्रहों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव जरूर डाले, खास करके राहु की दृष्टि ने। आगे बढ़ जाए, कुंडली के छठे भाव को देखें तो शुक्र, चंद्रमा एवं शनि यहां पर बैठे हुए हैं। और शुक्र, चंद्रमा, शनि यहां पर बैठे हुए, तो शनि चंद्रमा की युति ये विष दोष कहलाता है। शनि और चंद्रमा की जो युति है ये विष दोष कहलाता है। शनि को समझें तो वो सप्तमेश है, ये आपके व्यापार भाव के, पत्नी भाव के, विवाह भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं और जाकर के अपने से 12 घर पीछे बैठे हुए हैं। विपरीत राजयोग जरूर यहां पर शनिदेव बना दे रहे हैं। चंद्रमा का भी यहां पर विपरीत राजयोग बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चंद्रमा द्वादशेष है और जाकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो विपरीत राजयोग शनि भी बना रहे हैं, चंद्रमा भी बना रहे हैं। लेकिन विष दोष जो बन रहा है, इस वजह से आपके मन में नकारात्मक विचार आएंगे, आपका जो मन है वो पीड़ित रहेगा। बार बार मैं कहता हूं, जब भी शनि चंद्रमा का संयोग हो कुंडली में तो ये मन को पीड़ित करता है, मन में नकारात्मक विचार देता है। चंद्रमा और राहु की युति हो, उसका प्रभाव हो तो मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, लेकिन शनि की युति हो तो ये मन में नकारात्मक विचारों का भंडार दे देता है। यहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि विष दोष छठे भाव में बना हुआ है। एक अच्छी बात यह है कि यहां पर शनि स्वग्रही हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य में आपको रक्षा करेंगे, बीमारियों से आपकी रक्षा करने वाले होंगे शनिदेव। 25 डिग्री के साथ बाल अवस्था में शनि बैठा हुआ है, कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो यहां पर दृष्टि डाल करके गुरु के शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी कर सकते हैं शनिदेव। 12वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो यहां पर जो है आपको बेफिजूल का खर्च करा सकते हैं, क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए कि इस कुंडली में जो शनि है वो मारक ग्रह है, कारक नहीं है, वो मारक ग्रह है।
शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, जो कि एफर्ट्स का होता है। तो एफर्ट्स में परेशानी, मेहनत खूब कर रहे हैं, वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और वैसे भी जो आपका भाग्य का जो भाव है उसके स्वामी ग्रह मंगल थोड़े पीड़ित नजर आ रहे हैं केतु और राहु की वजह से। तो इस वजह से इस तरीके की परेशानी शनिदेव दे सकते हैं। चंद्रमा की बात कर ली जाए तो 14 डिग्री के साथ जहां पर चंद्रमा देव बैठे हुए हैं, बलाबल बढ़िया है, युवा अवस्था का चंद्रमा यहां पर है और दृष्टि डालेंगे 12वें भाव के ऊपर। तो विदेश यदि आप जाना चाहते हैं, विदेश वगैरह की यात्राएं करना चाहते हैं, संभव है आपके लिए। धन का व्यय चंद्रमा जरूर करवाएंगे, लेकिन अपने भाव के ऊपर ये दृष्टि डाल रहे हैं तो विदेश वगैरह जाना चाहेंगे, तो इसके लिए स्थिति बढ़िया है। विवाह भाव के स्वामी ग्रह है शनि और विष दोष में है, तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी टेंशन रह सकती है, उसका भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। संभव हो तो इस विष दोष का निवारण करवा लीजिए, ताकि जो आपका मन है वो बेहतर रह सके और ये विवाह में भी आपको सहायक सिद्ध होगा। शुक्र को देख लेते हैं। यहां पर 1 डिग्री के साथ शुक्रदेव बैठे हुए हैं। यहां पर शुक्र को देखें तो ये मृत अवस्था के हैं, तृतीयेश है एवं वो कर्मेश है। देखिए, आपके पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह है शुक्र और आपके कर्म भाव, आजीविका भाव के भी स्वामी ग्रह है शुक्र, जाकर के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि जॉब का होता है। ये सर्विस का भाव है, जो 6ठा भाव है। यहां पर शुक्र आकर के बैठे हुए तो सर्विस की तरफ ये आपको लेकर के जा सकते हैं और उसको आप करते हैं तो आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। यहां पर शुक्र बैठे हुए हैं, 12वें भाव के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो किसी ना किसी माध्यम से आपके धन का व्यय होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, गुरु को देख लेते हैं। गुरु कुंडली के अष्टम भाव में यहां पर बैठे हुए हैं, बलाबल बढ़िया है गुरु के पास। युवा अवस्था में ये गुरु बैठा हुआ है, विपरीत राजयोग भी गुरु यहां पर बना रहे हैं। अष्टम भाव से हम आयु का भी निर्धारण करते हैं, तो यहाँ पर गुरु का स्वग्रही होकर के बैठना अपनी राशि में ये बढ़िया माना जाएगा। यहाँ पर बैठ करके गुरु आपको जो है गुप्त धन दिलवा सकते हैं, अचानक से धन प्राप्ति के योग ये गुरु बनवा सकते हैं। 12वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि धन का व्यय करवाएगी, लेकिन याद रखिए कि गुरु धन का व्यय अच्छी जगहों पर करवाते हैं, ना कि किसी गलत जगह पर। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, ये भी धन के लिए बढ़िया माना जाएगा। और कुंडली के चौथे भाव के ऊपर जो गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो बहुत हद तक ये आपके घर के सुख शांति के लिए भी बढ़िया माना जाएगा। तो गुरु अष्टम भाव में जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो दृष्टियां हैं वो आपके लिए बढ़िया है और गुरु का यहाँ पर बैठना भी, स्वग्रही बैठना भी बढ़िया माना जाएगा। हमेशा याद रखिए कि गुरु की दृष्टियां अमृत के समान होती है और इस कुंडली में भी गुरु की दृष्टियां जो है, जहां जहां से परेशानी उत्पन्न हो रही है, अगर वहां पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो वहां पर ये गुरु आपकी रक्षा करने वाले होंगे, आपका सहयोग करने वाले होंगे, भले ही ये अष्टम भाव में क्यों ना बैठे हुए हों। राहु को देख लेते हैं। राहु कुंडली के लाभ स्थान में बैठा हुआ है, उच्च की राशि में ये राहु मिथुन में बैठे हुए, मिथुन में राहु को बढ़िया माना जाता है और लाभ स्थान में राहु को बहुत ही बढ़िया माना जाता है। युवा अवस्था का राहु बैठा हुआ है कुंडली के लाभ स्थान में। बार बार मैं कहता हूं कि यदि लाभ स्थान में राहु अच्छी राशि में बैठा हुआ हो तो एक से ज्यादा माध्यमों से धन लाभ के योग नजर आते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि राहु का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, जिसकी राशि में बैठा है वैसा ही प्रभाव देगा। अब यहाँ पर राहु देव बैठे हुए हैं बुध के घर में और बुध को देखें तो वो कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए। देखिए, यहां पर राहु बुध के घर में बैठा है और बुध को अपनी दृष्टि से देख भी रहा है, ये शुभ नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो राहु उस भाव में बैठा, कि राहु जब भी किसी भाव में बैठता है तो ऐसा माना जाता है कि कुछ हद तक ही सही, कम या ज्यादा ही सही, उस भाव को ये राहु पीड़ित कर देते हैं, क्योंकि ये पापक ग्रह हैं। अब भाव को तो इसने कुछ हद तक पीड़ित किया ही, उस भाव के स्वामी ग्रह बुध को भी इसने अपनी दृष्टियों से देखा, 7वीं दृष्टि से, तो इस वजह से इस भाव की शुभता में कमी आएगी। क्या करेंगे? तो बुध को बेहतर करने से राहु भी बढ़िया परिणाम देंगे और धन संबंधित स्थिति भी आपकी बेहतर हो जाएगी। यहां पर राहु बैठा हुआ है, फिर भी मैं आपको कहता हूं कि राहु का एकादश भाव में बैठना, मिथुन राशि में बैठना बहुत ही बढ़िया है, इसको हम खराब नहीं कह सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि यदि बुध दृष्ट नहीं होता राहु से, यहाँ पर केतु नहीं बैठे हुए होते, तो स्थिति धन के लिए बहुत बढ़िया कही जा सकती थी। अभी भी मैं आपको कहूंगा कि धन के लिए स्थिति अच्छी नजर आ रही है, इसको बहुत बुरा हम नहीं कह सकते हैं।
राहु की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। राहु की दशा चलती है, आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा। संतान भाव के ऊपर राहु की दृष्टि चिंताओं को दर्शाती है, संतान को लेकर के आपकी चिंता लगी रहेगी। राहु की दशा चलती है, अंतरदशा चलती है, उस दौरान संतान से जुड़े मसले आपको थोड़े परेशान कर सकते हैं। राहु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, ये विवाह के लिए बहुत बढ़िया नहीं कह सकते हैं, वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी ये राहु देव दे सकते हैं। लेकिन राहु का एकादश भाव में बैठना, मिथुन राशि में बैठना, ये धन लाभ के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। आपके ऊपर मैं बता दूं कि आपका जो चंद्रमा है वो ये जो है मकर राशि में बैठा हुआ है, तो आपके ऊपर जो साढ़े साती है उसका भी प्रभाव नजर आ रहा है, क्योंकि मकर राशि वालों के ऊपर अभी साढ़े साती का द्वितीय चरण चल रहा है, तो साढ़े साती का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। तो इस दौरान जो है ऑलरेडी आपकी कुंडली में विष दोष है, ऊपर से साढ़े साती का प्रभाव, ये आपके मानसिक स्थिति के लिए बढ़िया नहीं है, यानी कि मन पीड़ित रह सकता है, मन में कई प्रकार के विचार आ सकते हैं, आपके बनते हुए कार्य स्लो हो जाएंगे, यानी कार्य बनेंगे तो सही लेकिन वो बहुत ही विलंब के साथ पूरे होंगे। तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं साढ़े साती में। दशाओं की बात कर ले तो शनि की महादशा आपको चल रही है। शनि की महादशा 18 नवंबर 2030 तक चलने वाली है, और शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा फिलहाल आपको चल रही है, जो कि 9 नवंबर 2021 तक रहने वाली है। देखिए, शनि मारक ग्रह है, सिंह लग्न वालों के लिए सबसे यदि कोई बुरा ग्रह माना जाता है तो वो शनि माना जाता है, क्योंकि ये मार्केश होते हैं, परम मारक होते हैं ये। इस वजह से यहाँ पर शनि की दशा संघर्ष को दर्शा रही है, और विष दोष भी बना हुआ है, साढ़े साती भी चल रही है, कार्य स्लो पूरे होंगे, स्लोली आपके कार्य पूरे होंगे। वैसे भी शनि डिले का कारक है, आपकी कुंडली में ये मारक भी है, इस वजह से आपके बनते हुए कार्य कई बार ऐसा होगा कि रुक जाएंगे, और यदि पूरे होंगे तो वो विलंब के साथ पूरे होंगे। इसके बाद आपको सूर्य की अंतरदशा आएगी। देखिए, आप डिसीजन वगैरह ले सकते हैं, सूर्य की दशा में कुछ नया डिसीजन आप ले सकते हैं, लेकिन शनि में सूर्य की अंतरदशा, इसको बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कुछ उपाय कर लेना, जिन उपायों से आपको बढ़िया लाभ जीवन में देखने को मिले। शनि की महादशा के बाद बुध की महादशा आपको आएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बुध की महादशा होगी वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। क्यों? क्योंकि वो आपके धन भाव और आय भाव के स्वामी ग्रह हैं, तो जो धन से जुड़े मसले हैं ना, उसमें आपको जो बुध है वो बहुत सहयोग करने वाले हैं। धन लाभ के लिए बुध की महादशा बहुत बेहतर रहेगी। शनि की जो महादशा चल रही है, आपको ये दशा भी आपको कुछ लाभ जरूर देगी, लेकिन इसके लिए आपको उपाय करना होगा और साथ ही साथ पेशेंस रखना होगा। प्रश्नों को ले लेते हैं। आपके प्रश्नों को, आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम के ही बारे में पूछा है, बिजनेस में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, मार्केश की दशा है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते हैं इस दशा से। इसके अलावा बुध को थोड़ा बेहतर करना जरूरी है। आपका जो बुध है वो राहु केतु के इन्फ्लुएंस में है, राहु से दृष्ट है। बुध को बेहतर करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत हद तक निजात मिल जाएगा। शनि की दशा चल रही है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बुध के उपाय करेंगे तो बिल्कुल धन की बारिश हो जाएगी, नहीं, वैसा तो मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि अभी मार्केश की दशा चल रही है, लेकिन फिर भी आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। एक बात आपको जरूर कहूंगा कि आपकी कुंडली जॉब के लिए ज्यादा फेवरेबल है, बिजनेस के लिए ये कुंडली बहुत ज्यादा फेवरेबल नजर नहीं आ रही है। इसके बाद आपने पूछा है बड़े बेटे के विवाह में विलंब हो रहा है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जिसकी कुंडली है सामने है, उसी के जीवन के बारे में यदि पूछा जाए तो ज्यादा स्पष्टता से जवाब दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी यदि कोशिश करें आपको बताने की, और मान लेते हैं कि ये जो प्रथम भाव है ये आपके बड़े बेटे का भाव है, और यहां से उनके विवाह को यदि हम देखें, समझना चाहें, तो यहां पर जो है कुंडली का जो आपका लाभ का स्थान है वो इनके विवाह का भाव माना जाएगा। तो 2021 और 2022 में कुछ बहुत ज्यादा चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं उनके विवाह होने के। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि गुरु का जो गोचर है वो आपकी कुंडली से भी उनके विवाह को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये सिर्फ एक इंडिकेशन है, बहुत स्पष्टता के साथ मैं इस बात को आपकी कुंडली को देख करके नहीं कह सकता हूं। छोटे बेटे के जॉब के बारे में आपने पूछा है। मान लेते हैं कि छोटा बेटा जो है आपका सेकंड नंबर पर है, तो उनका ये भाव हो गया, कुंडली का सप्तम भाव उनका भाव हो गया, और यहां से यदि हम 10 घर आगे चले, उनकी आजीविका का ये भाव है, मंगल बनते हैं उनके आजीविका भाव के स्वामी ग्रह, वो केतु के साथ बैठे हुए हैं, तो यहां पर थोड़ी परेशानी नजर आ रही है। तो यदि आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं उनको, तो आप अपनी कुंडली में मंगल को थोड़ा बलवान करेंगे तो थोड़ा सा लाभ ही सही, लेकिन उनको जरूर मिल सकता है।
उनकी कुंडली को देख करके इस बात को स्पष्टता के साथ बताया जा सकता है। आपकी कुंडली को देख करके हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन मुहर मार करके या बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को नहीं कहा जा सकता है। आपकी कुंडली के षडबल की मैं बात करूं तो मंगल का बल, भले ही मंगल यहां पर अस्त नजर आ रहे हैं, ग्रहण में नजर आ रहे हैं, लेकिन मंगल का जो बल है वो षडबल में अच्छा नजर आ रहा है, यानी मंगल के पास बल मौजूद है। और इस कुंडली में मैं आपको बता दूं कि मंगल योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो सुखेश भी है और भाग्येश भी है। तो मंगल के पास बल है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। सूर्य के पास सबसे कम बलाबल नजर आ रहा है। आपकी कुंडली में लग्नेश है सूर्य और ग्रहण दोष में है, और सूर्य के पास जो बल है वो सबसे कमजोर है। तो ये स्थिति कहीं से भी बढ़िया नजर नहीं आ रही। क्या करेंगे? तो सूर्य को बलवान जरूर करेंगे। उपाय पर जाने से पहले एक बार नवमांश को देख लेते हैं। 4 नंबर से आपकी नवमांश कुंडली प्रारंभ होती है, यानी कि कर्क लग्न की बन जाती है, और वहां पर ग्रहों की स्थिति बेहतर नजर आ रही है। ज्यादातर ग्रहों की स्थिति वहां पर देखा जाए तो वो बेहतर है, विवाह वगैरह की भी स्थिति ठीक नजर आ रही है। लेकिन मंगल केतु के साथ वहां पर भी बने हुए, और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर मंगल 17 डिग्री के हैं और केतु भी 17 डिग्री के हैं, तो पूर्ण रूप से यहाँ पर अंगारक दोष बन रहा है। और ज्यादातर चार्ट्स में, लगभग हर डिविजनल चार्ट में आपको मंगल केतु एक साथ नजर आ जाएंगे। तो मंगल को थोड़ा शुभ करेंगे, थोड़ा पॉजिटिव करेंगे। और इसके अलावा ज्यादातर ग्रहों की स्थिति आपकी D9 चार्ट में मुझे बढ़िया नजर आ रही है। उपाय को देख लेते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए सूर्य का रत्न माणिक आप धारण करेंगे। 7.25 रत्ती का माणिक कम से कम आप धारण करिए। इसको सोने में भी किया जा सकता है। यदि सोने में नहीं कर सकते हैं तो इसको तांबे में भी आप कर सकते हैं। वैसे सोने में इसको करना ज्यादा बेहतर रहेगा। दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में इसको धारण करेंगे। शुक्ल पक्ष के रविवार की प्रातः काल को नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, जल में रोली मिला करके, और गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करने से आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। विष दोष निवारण पूजा आप करवा सकते हैं किसी ब्राह्मण के द्वारा, और साथ ही साथ हर सोमवार को शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करने से भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। नित्य हनुमान चालीसा पढ़ेंगे सुबह शाम। हर शनिवार शनि से जुड़ी वस्तुओं का दान करेंगे, जैसे कि सरसों तेल हो गए, काले कपड़े हो गए, तिल हो गए, काले चने हो गए इत्यादि। ऐसी जो शनि से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं उसका दान करेंगे शनिवार को। हनुमान जी के दर्शन कर लेंगे शनिवार की शाम को जाकर के। इससे आपको जो शनि की दशा है इसमें बहुत हद तक मदद और हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। आखिरी उपाय है आपके लिए, हर बुधवार गणेश जी को दूर्वा एवं लड्डू अर्पित करेंगे मंदिर जाकर के, और यदि संभव हो तो उनके सामने बैठ करके ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए। यथासंभव जाप कर सकते हैं, या तो एक माला आप जाप कर सकते हैं। समय हो तो नित्य भी करें, नहीं तो बुधवार के दिन मंदिर जाकर के गणेश जी के सामने आपको बैठ करके इसका जाप करना चाहिए। इससे आपका जो धन का भाव है वो बली होगा। आपको जो धन से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही है उसके लिए गणेश जी की पूजा आराधना आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर रहने वाली है। चलिए, तो दोस्तों ये था 57 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा एक कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।